हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आपका जो मेरा टॉपिक है संधारित्र का एडवांस बातें आज हम लोग समझेंगे। बहुत कम समय में एक टू जेड टॉपिक, सभी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। अब इसके पहले आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तब आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। आते हैं पॉइंट पर। हम लोग जब संधारित्र को स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सबसे पहले ये समझेंगे कि संधारित्र कैसे काम करता है। उसके बारे में तब हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि संधारित्र का हम लोग संधारित्र किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। ऐसा युक्त या ऐसा मशीनरी पार्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा आवेशों को स्टोर कर सकता है बिना कुछ आधार को बदले, या कोई भी कंसेप्ट का अगर हम चेंज ना करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आवेशों को स्टोर कर सकता है। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आवेश यानी संधारित्र कहते हैं। चलो, तो अब हम लोग पॉइंट को देखते हैं। क्या इसमें कुछ तकनीक अपनाया जाता है जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेशों को वो स्टोर कर सके। चलिए, तो हम लोग ये समझने के लिए हम एक आपसे छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़, मतलब किसी सामान को अगर हम किसी घर में रखना चाहेंगे तो इसका एक नियम होता है कि अगर हम इसे लाइन से सरिया करके रखेंगे, लाइन से अगर हम इसे डिजाइन बना करके रखेंगे, मतलब स्टोर करते जाएंगे, तो शायद बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा जाएगा। अगर हम उसी सामान को वैसे ही फेंक देंगे उस रूम में या कोई भी जगह पर, तो वहाँ पर सामान जो है बहुत कम स्टोर होगा। तो बस वही काम यहाँ पर भी है। अगर हम आवेश को हम स्टोर करने के लिए हम सोचेंगे कि आवेश को हम एक समान, मतलब लाइन से हम स्टोर करें, तो ये आवेश यहाँ पर ढेर सारा आवेश यहाँ पर हम स्टोर कर पाएंगे। अगर हम ढेर सारा आवेश को स्टोर कर लेंगे तो ऐसे युक्त को हम बोलते हैं संधारित्र। तो हम आते हैं पॉइंट पर, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग आवेश को ढेर सारा स्टोर कर लेंगे और हमारा वो संधारित्र कैसे बनता है। आते हैं कंसेप्ट पर, समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो होता है, एक नियम होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक प्लेट है और हम इसको धनात्मक आवेश देते हैं, तो इसमें धनात्मक आवेश भी रहेगा और इसमें पहले से ऋणात्मक आवेश भी रहेंगे। तो इसका नियम क्या है, ये इधर इधर बिखरे रहेंगे, ये जितने भी हैं ये सब इधर इधर धनात्मक आवेश बिखरे रहेंगे। तो मेरा मन कर रहा है इसे हम एक तरफ लाइन से हम इसे स्टोर कर दें। तो एक तरफ लाइन से स्टोर करने के लिए कहीं पास में या इधर साइड में ऋणात्मक आवेश को लाना पड़ेगा। और आपको पता होनी चाहिए कि ऋणात्मक और धनात्मक आपस में आकर्षण करते हैं। तो ये क्या करेगा, ऋणात्मक आवेश इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो मतलब दूसरा जो फिगर बन जाएगा, तो यानी यहाँ पर जो है प्लस, यहाँ पर लाइन से स्टोर हो जाएंगे सभी, यहाँ पर प्लस एक तरफ आ जाएंगे और माइनस एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पर माइनस एक तरफ हो गए तो यहाँ पर भी तो प्लस रहेंगे। चलिए, यहाँ पर भी हम प्लस को इस साइड में कर दिए, लेकिन जो माइनस में जो है ये प्लस की तरफ ये आकर्षण करके एक तरफ बनाए रखेगा। लेकिन मुझे इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसे अर्थ में इसे सपोर्ट दे देंगे। तो ये पूरे जो माइनस जो है ये अर्थ से सपोर्ट लेकर के न्यूट्रल हो जाएंगे, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी प्लस वाला है वो सब न्यूट्रल होते जाएंगे, लेकिन जितने यहाँ पर माइनस है वो अपने आप को सक्षम दिखाने के लिए वो सबको लाइन से खींचते रहेंगे। यानी हम यहाँ से जितना भी हम प्लस आवेश को देंगे वो लाइन से सब ऑब्जर्व करके खींचते जाएगा, और यही हमारा संधारित्र यहाँ से काम करता है। यानी संधारित्र को अच्छे से समझने के लिए दो प्लेट होना चाहिए। एक तरफ हम धनात्मक आवेश को देंगे तो दूसरा वाला जो प्लेट होता है वो अर्थ से समाहित कर दें, तो वो क्या करेगा, वो आवेशित को स्टोर करने को मदद करेगा, लाइन से खींचने का, स्टोर करने का वो मदद करेगा। तो यहाँ पर ढेर सारा आवेश यानी प्लस धनात्मक आवेश स्टोर होता चला जाएगा। तो ऐसे सब सिस्टम को हम बोलते हैं संधारित्र आवेश, यानी संधारित्र हम इसको बोलते हैं। ये बात आप इसके में समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी धारिता, संधारित्र का जो समांतर जो प्लेट है उसकी धारिता कैसे निकाली जा सकती है। यदि हम इसमें समांतर, इसमें हम परावर्तितांक रख देते हैं तो हमारा इसमें संधारित्र का धारिता कितना हो जाएगा। हम आते हैं मेन कंसेप्ट पर। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ लेकिन आप घबराइएगा नहीं। मैं एक एक बात में बताता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी पीछे करके अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं एक बात में दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब बातें जो है ना, कोई भी आपको नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पर कहीं भी आपको ये बातें नहीं बताएगा, और ना ही तो किताब में भी साफ साफ लिखा हुआ है। जो बातें हैं वो रियलिटी यही है। आप इसे बारीकी से समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट चैनल है, यहाँ पर जो भी बातें बताई जाएंगी वो आपको कंसेप्ट ही बताई जाएगी, ठीक है। हम आते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं
करके हम पॉइंट पर आते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम आपको बता दूं, संधारित्र द्वारा आवेशों की ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब हम दो समांतर प्लेट के आवेशों को हम जो इसमें आवेश ग्रहण करता है तो हम इसको हम धारिता को याद करते हैं और धारिता कैसे निकलती है आते हैं समझते हैं। और यही आपका हेडिंग बन जाएगा और यही आपका कॉन्सेप्ट है। हमने दो समांतर प्लेट ले लेंगे और इसमें हम धारिता को याद करेंगे, तो यही मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो प्लेट है, हम प्लेट नॉर्मल बना देते हैं जो कि ये आसान भी रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट है, अब इसको जो है धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं और एक प्लेट जो है ऋणात्मक सिरे मतलब इसको जोड़ देते हैं। तो यानी ये वाला जो प्लेट है वो धनात्मक प्लेट हो जाएगा और ये वाला जो होगा वो ऋणात्मक प्लेट हो जाएगा। अरे हाँ है ना, इनकी जो बीच का जो दूरी है वो d है। ठीक है, तो अभी हम इससे q चार्ज करते हैं। क्या इतना चार्ज करते हैं? q चार्ज। ठीक है ना, तो आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। इसको हम q चार्ज कर देते हैं तो हम जो है यहाँ का विद्युत धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता बराबर क्या होता है? Q बाई में V। तो यहाँ पर जो ये Q है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो Q है, यहाँ पर ये Q हो जाएगा। तो हमको यहाँ का ये Q यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ का विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या कहता है, बात को समझिएगा। Q अपान में V बराबर होता है यहाँ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू में D। यही बात आपको यहाँ पर समझना है। तो अगर यहाँ पर जो डिस्टेंस है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, आपको ये बातें आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? T है, सॉरी E है, और बीच का दूरी जो है D है। तो इनको आपस में गुणा करने पर यहाँ पर विभव आ जाएगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे E इंटू में D। अरे हाँ है ना। अब हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला कहता है? ये जो प्लेट है, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मान लीजिए कोई प्लेट है और ये प्लेट जो है टोटल आवेश जो है, टोटल जो फ्लक्स देता है, फ्लक्स ये जो टोटल जो फ्लक्स देता है, मैंने आपको समझाया था, ये देता है Q अपान में एप्सिलॉन में नॉट। ये अपना टोटल फ्लक्स हो जाता है। तो टोटल फ्लक्स में आधा फ्लक्स इधर जाते हैं, आधा फ्लक्स इधर जाते हैं। तो जब आधा फ्लक्स इधर जाएगा तो Q अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो इधर से आधा फ्लक्स जाता है, तो इसको हम बोल लेंगे Q अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। अच्छा, तो ये हमारा मान लीजिए प्लस का था, ये हमारा मान लीजिए क्या था? वो प्लस का था। उसी प्रकार जो माइनस का जो होता है, माइनस का जो होता है वो ग्रहण करता है। ठीक है ना, वो ग्रहण करता है। तो जब ग्रहण करता है तो ये आधा फ्लक्स इधर भी ग्रहण करेगा, मतलब सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट, और यहाँ सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट को ग्रहण करेगा। क्योंकि टोटल जो फ्लक्स ग्रहण करेगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट को ये ग्रहण करेगा। तो यहाँ का आधा यहाँ, यहाँ का आधा यहाँ। तो हम बीच में की हम बात करेंगे, ना कि इधर का। इन दोनों की बातें छोड़ दीजिए, लेकिन हम बीच वाले को हम गणना करेंगे। तो बीच वाले का फ्लक्स जो हो जाएगा E इक्वल टू में दोनों को जोड़ देंगे, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट प्लस में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। मैंने आपके बारीकी से ये बातें मैंने पहले ही समझा चुका है। तो इनको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा, नीचे जो है सिग्मा 2 एप्सिलॉन में नॉट है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा प्लस में सिग्मा इक्वल टू में 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा 2 एप्सिलॉन में नॉट, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन में नॉट। तो यानी इसका मतलब ये है बाबू लोग कि जो यहाँ पर बीचों बीच में देखिए, इसके द्वारा जो मतलब जो बाहर की तरफ फ्लक्स है, इसके द्वारा जो ग्रहण करने की फ्लक्स है, यहाँ है ना, इसके द्वारा ग्रहण करने का फ्लक्स है। यानी टोटल जो E, मान लीजिए इसके द्वारा जो था, इसके द्वारा था जो सिग्मा अपान में एप्सिलॉन में 2 एप्सिलॉन में नॉट, और जो ग्रहण करने वाला जो है सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। तो इनके जो बीच का जो E जो हो जाएगा, E जो हो जाएगा, इसको मान लीजिए हम E1 मान लेते हैं, पहला प्लेट मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं पहला प्लेट है, और इसको मान लेते हैं P2 दूसरा प्लेट है। तो यानी ये जो हो जाएगा E1 और प्लस में हो जाएगा E2, और फिर इसका मतलब ये हो जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट प्लस में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। इनको जब जोड़ देंगे बाबू तो सिग्मा अपान में एप्सिलॉन में नॉट आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन में नॉट। चलिए, तो अब हम इसको यहाँ पर रख सकते थे, लेकिन एक बात है, हम इसको सिग्मा के बराबर अभी हम कुछ जानते हैं।
समझिएगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नियम नहीं है। सिग्मा बराबर क्या होता है, ये आवेश बट्टे में इतना आवेश इतने क्षेत्रफल में। अगर ये पूरा जो प्लेट है, प्लेट का जो क्षेत्रफल मान लीजिए हम यहाँ पर कैपिटल में ए मान लेते हैं, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि इतना क्षेत्रफल में इतना आवेश इतना आवेश यहाँ पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह पर इतना आवेश मौजूद है इतना क्षेत्रफल में, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन में नॉट। अरे हाँ है ना, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन में नॉट। तो यानी बाबू लोग ये बात तो पक्का हो गया कि ई बराबर में आप लोग लिख सकते हैं क्यू अपान में ए एप्सिलॉन में नॉट। ये आप बारे को लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम आते हैं पॉइंट पर, क्यू अपान में यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्यू अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी भी है साथ में, और यहाँ जो हो जाएगा ए एप्सिलॉन में नॉट हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अब आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे क्या, क्यू एप्सिलॉन में नॉट अपान में डी हो जाएगा। बस बाबू ये बातें आप समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर कह रहा धारिता बराबर में कह रहा है कि ए एप्सिलॉन में नॉट अपान में डी, ए एप्सिलॉन में नॉट अपान में डी। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये प्लेट है इसको दूरी मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती ये दे रखा है और वो जो क्षेत्रफल है उसके समानुपाती में दे रखा है। हम जो मिटाने जा रहे हैं आपको ये उम्मीदन आपको समझ में आ गया होगा। हम तो बाबू लोग यहाँ से आप जो है दो बातें कंसेप्ट को समझ सकते हैं। जो धारिता जो होता है एप्सिलॉन में नॉट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी। इसका मतलब ये बात तो पक्का हो गया कि धारिता 1 में डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। और जो धारिता होता है ए के समानुपाती होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ इसका ग्राफ जो है ऐसे जाएगा, यहाँ पर जो ये अपना डी हो जाएगा, यहाँ पर धारिता हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो ये ग्राफ है वो आपका ऐसे जाएगा। ये आपका ए हो जाएगा क्षेत्रफल में, ये आपका जो है धारिता हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको मतलब ये जो है बीच में कुछ भी नहीं है, जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं एक अच्छी बात की तरफ। जो कंसेप्ट है वो मैं आपको पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। ये कैसे भी है कुछ भी नहीं है, बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, ई इंटू में डी। तो ये जो विभव मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभव है, जो आपको ये चीज़ याद रखना है। और जैसे ही आप ये चीज़ पा जाएंगे तो तुरंत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ढूंढेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ये मिल गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे ही हमको ये मिला तो तुरंत हम यहाँ पर इसकी जगह पर रख देंगे। तो अब आपका सीधे यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। तो हमने ये चीज़ तो आपको पहले से ही आता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही सीखना है, V = में E इंटू में D होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है वहाँ का विभव, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके ऐसे कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ परावर्तितांक रख देते हैं, तो हम लोग क्या कुछ अंतर होगा हम लोग वो भी बारीकी से आप समझ लेते हैं। क्या अंतर होगा क्या नहीं होगा इसको भी बारीकी से समझ लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग समानता श्रेणी को इसको हम जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे संधारित्र को, फिर क्या अंतर होगा ये सब बारीकी से हम लोग फिर से समझ लेते हैं। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। हम लोग एक कंसेप्ट को समझते हैं। जब हम लोग परावर्तितांक को रख देते हैं तब क्या होता है कि परावर्तितांक हम लोग रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दो प्लेट है, अरे हाँ है ना, दो प्लेट है। इन दोनों प्लेटों की जो बीच का जो दूरी है वो आपका स्मॉल में डी है, अरे हाँ है ना। तो ये जो है धनात्मक चार्ज में जाएगा, ये वाला हम अर्थ में समाहित कर देते हैं ताकि जो माइनस वाला है वो जो इलेक्ट्रॉन जो प्लस वाला है वो आपका समाहित हो जाए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर बीच में कोई हम लोग परावर्तितांक यहाँ पर रख देते हैं के का, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पर, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट को ही समझाना चाहता हूँ बहुत कम समय में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो परावर्तितांक की जो लंबाई चौड़ाई जो है वो टी है, अरे हाँ है ना। तो जो वाई में जो बचा है, ये वाला दोनों जो वाई में जो बचा है, तो डी में से आप टी को घटा देंगे तो वो वाई में बचा है। तो वाई में वाई शेष वाई मतलब हम बोलेंगे शेष वाई की मोटाई, तो कितना बचेगा यहाँ पर जरा बताइए, d माइनस में t, अरे हाँ ना, d माइनस में t, ठीक है।
तो अब हम जो आपका परावैद्युतांक है उसकी मोटाई कितना है, परावैद्युतांक कितनी मोटाई है, टी है। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ कुछ भी घबराना नहीं है, बस इतना आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमको धारिता ज्ञात करना है, तो आप आराम से लिखिएगा। यहाँ पर क्या लिखना है, धारिता। तो धारिता क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये धारिता सी बराबर क्या कहता है, अगर यहाँ पर Q आवेश है तो Q आवेश में अपान में V। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना विभव जो है दोनों जगहों का अलग अलग है। मतलब यहाँ पर जो वायु है, क्या है ये, वायु जो है, और यहाँ पर जो है आपका परावर्तांक जो है, तो वायु का जो विभव है आप इसको बोलेंगे V0 में, और इसका जो विभव बोलेंगे आप VK में। ठीक है ना, आप ऐसे समझ लीजिए, परावर्तांक है ना, तो आप लिखेंगे VK। ठीक है ना। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों विभव जो है V यहाँ पर K हो जाएगा, और वायु वाले का क्या बोलेंगे, V में 0 बोलेंगे। तो अब हमको पता है कि दोनों विभव को वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में लगभग जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, V अपान में, यहाँ पर Q अपान में V0 प्लस में VK। ठीक है ना। तो दोनों का हमको क्या करना है, विभव को जोड़ना है। ठीक है ना। अब विभव को जोड़ने के लिए अब हमको ये भी बात पता चल गया है कि V बराबर में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू में जो डिस्टेंस जो मोटाई वाला है, अर्थात ये मान लीजिए आप D। तो इसका मतलब ये हुआ आप लोग, यहाँ पर दो कंसेप्ट है। तो अगर हम यहाँ पर V0 को पहले याद करें, तो यानी V0 ये बोलता है कि वायु में जो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए हम मान लेते हैं E0, और यहाँ पे जो दूरी है वायु का कितना है, जरा बता दो हमको। तो वायु का जो दूरी है कितना, D माइनस में T है। अरे हाँ ना भाई, ये तो दूरी का ही तो काम करेगा, ये आपका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु का काम करेगा। अब फिर यहाँ पर लिखिएगा परावैद्युतांक वाले का विभव मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे VK इंटू में वहाँ का जो मोटाई है कितना, केवल वो T है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये T लिख देंगे। अरे हाँ है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, फिर इसको आप यहाँ पर कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हमने समझते हैं, सॉरी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, यहाँ पर लिख देंगे EK लिख देंगे, हाँ ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ का जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि वायु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, परावैद्युतांक का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो हम लोग ये भी आपको बताना चाहूँगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है, कि सिग्मा अपान में वहाँ का जो एस्पाइलन में नॉट, यही कहता है ना। अभी सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ये इसका आवेश सिग्मा स्कल्टी में क्या होता है, आपका होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। तो हम इसी बात को बोल सकते हैं कि आवेश बट्टे में A एस्पाइलन में नॉट। अच्छा, तो ये हमारा कहाँ का है, ये हमारा एक, हम याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये वायु का है, ये किसका, वायु का। यहाँ से हम दो बातों की लिखते हैं, पहला वायु के लिए, तो वायु के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वायु के लिए हमारा क्या हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, जरा बताइए मुझे। तो E0 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q अपान में A एस्पाइलन में नॉट। अरे हाँ ना। फिर क्या लिखेंगे, परावैद्युतांक के लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, EK इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में K भी आ जाएगा। अरे हाँ है ना, यहाँ पर क्या आ जाता है, इसके साथ में K भी आ जाता है, वही हमारा परावैद्युतांक होता है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर आपको वही मान रख देना है। अब हम इसको रखते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों को पहले अलग से सॉल्व करके यहाँ पर लिखूँगा तो और आसान हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए V, और तो V इक्वल में क्या दे रखा है, V प्लस में V में K। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, V के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, E0, यहाँ पर D प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी माइनस में T। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, E प्लस में, और फिर इसका जो क्या हो जाएगा, EK इंटू में T। अरे हाँ है ना, इंटू में T। अब हम इसको केवल मैं भी याद कर रहा हूँ, यही वाला याद कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी मैं सॉल्व करके आधारित लिख दूंगा तो आसान हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप जो है इसका मान क्या रखेंगे, घबराइएगा नहीं। आप यहाँ पर जो है V0, यहाँ पर इसका मान रख देंगे यहाँ पर, ये तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये Q अपान में A एस्पाइलन में नॉट, यहाँ हो जाएगा D माइनस में T। अरे हाँ है ना। फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, K का मान कितना है, Q अपान में K A एस्पाइलन में नॉट इंटू में T।
इतना आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्यू है, मुझे साफ से लिखना चाहिए था क्यू, हो जाएगा ना। अब आप देखेंगे इतनी बात, मुझे जो कॉमन लेना है मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन क्या क्या है, क्यू ए एप्सिलॉन म्यू नॉट कॉमन है। तो अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर बचेगा डी माइनस म्यू टी अलग पुस्तक में। यहाँ पर देखिए क्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाहर, टी बट्टी में के प्लस में टी बट्टी में के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, मतलब ये अंदर बचेगा, ठीक है ना। अब हम यही मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब ये बात आप सब समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, क्यू पहले से है ऊपर, नीचे क्या क्या आ जाएगा, क्यू अपान में ए एप्सिलॉन में नॉट, फिर कोष्टक में डी माइनस में टी, अरे हाँ है ना, फिर प्लस टी अपान में के, अरे हाँ है ना। अब आप देखेंगे ये वाला कैंसिल हो गया, ये नीचे है तो ऊपर भेज देंगे इसको। तो ये आपका बन जाएगा ए एप्सिलॉन में नॉट अपान में, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में डी माइनस में टी, और फिर प्लस में, और फिर यहाँ हो जाएगा टी अपान में के, अरे हाँ है ना। अब ये हमारा जो है धारिता यहाँ पर मौजूद हो जाएगा, इसका संधारित्र का मतलब ये जो है के टी मोटाई का परावर्तितांक का। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू में ए एप्सिलॉन में नॉट अपान में, यहाँ जो हो जाएगा डी माइनस में डी टी, फिर यहाँ लिख देंगे फिर प्लस, फिर टी अपान में यहाँ पर हो जाएगा के, अरे हाँ है ना। यही आपका यहाँ पर ये पूरे का फार्मूला यहाँ पर ये मौजूद है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर जो विभव है वो अलग अलग है, यानी परावर्तितांक का विभव अलग होगा और वायु का विभव अलग होगा। अगर वायु का विभव निकालना है तो हमको वहाँ का विद्युत क्षेत्र मतलब पता होनी चाहिए, और यहाँ पर जो मोटाई है वायु वाला हमको ये पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो परावर्तितांक का जो विभव निकालना है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए, और फिर वहाँ पर टी मोटाई का है तो टी हमको पता हो जाना चाहिए। फिर इनको हम सॉल्व करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या फार्मूला है, यहाँ पर है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन में नॉट के यहाँ पर ए अपान में रखते हैं, और जब हमको वायु के लिए लेते हैं यहाँ पर ये हो जाता है, और इसका लेने के लिए हमको ये हो जाता है, जिसके साथ में के भी आ जाता है। तो फिर क्या करते हैं, वही मान को हम अलग से यहाँ पर रख करके इनको मान को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अलग से सॉल्व किया हूँ, जो ये मान ये आ गया है। अब फिर जैसे हम यहाँ पर ये रखते हैं तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता है, इसको हम ऊपर कर देते हैं तो आसानी से ये आ जाता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब हम आते हैं संधारित्र के जो हम परावर्तितांक के बारे में जो हम लोग अध्ययन किए हैं अभी उसी के कंसेप्ट में थोड़ी सी और बात को समझ लेते हैं तो हमारा ये कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा। वो कंसेप्ट क्या है ज़रा देखने की कोशिश करिएगा। तो जब हम इसको परावर्तितांक जब लिए थे तो यहाँ पर जो है इसका प्लस में आवेश था, यहाँ पर ये अर्थ में समाहित कर दिए थे, और यहाँ पर प्लस में था, और इनके बीच में जो दूरी है यहाँ पर टी मोटाई का मैंने परावर्तितांक ले लिया था। तो वायु वाले का मोटाई कितना, इस पूरे का मोटाई कितना बोलते थे, डी बोलते थे, और यहाँ है ना। तो जो वायु वाला था उसका कितना माना जाएगा, इसका बताने की कोशिश करिएगा, डी में से आप टी को घटा देंगे। तो अब आप देखेंगे जो आपका यहाँ पर जो संधारित्र का जो आया था मान सी अपान में ए एप्सिलॉन में नॉट अपान में, यहाँ पर जो आया था डी माइनस में टी, अरे हाँ है ना, फिर प्लस में, फिर यहाँ पर हो जाता था आपका टी अपान में के, अरे हाँ है ना। यही आपका यहाँ पर ये सिस्टम को दे रखा था। तो मेरा यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि आपको इसको बारीकी से वैसे समझ लेना है कि जब हम पूरा डी बराबर में टी को रखना है। जैसे कि मैं बात करूँ पूरा संधारित्र को जगह पर, मैं पूरा संधारित्र के बीच में पूरा भी जगह पर हम परावर्तितांक को भर दें, मतलब कोई भी जगह ना छोड़े। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू में क्या बन जाएगा, डी इक्वल टू में टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी इक्वल टू में टी। तो यहाँ पर आप डी की जगह पर क्या रख देंगे, टी रख देंगे, अरे हाँ है ना। तो जैसे डी इक्वल टू में टी रख देंगे तो यहाँ पर जो मान आपका हो जाएगा ए एप्सिलॉन में नॉट अपान में, देखिए यहाँ पर केस बन जाते हैं। केस पहला क्या है, जब हम पूरा को भर देंगे, इसको अनंत रख देंगे या इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे, तो जो भी रहे कंडीशन में आपको केवल एक कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है केस को याद करना, ये केस को याद नहीं किया जाता, केस को एक इसी के आधार पर समझा जाता है। हम केस नंबर क्या रख देंगे, डी इक्वल टू में टी, तो ये पहला केस हो जाएगा, डी और कुछ केस बना देंगे, ये सब चीज़ गलत है। केस को बनाए नहीं, इसको समझे केस कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या कि डी की जगह पर क्या रख देंगे, टी रख देंगे, तो टी माइनस में टी इस यहाँ पर हो जाएगा, और फिर प्लस में, और फिर यहाँ हो जाएगा टी अपान में, यहाँ हो जाएगा आपका ये के। तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फिर बन जाएगा ए एप्सिलॉन में नॉट, फिर के अपान में, ये बन जाएगा आपका ये टी, अरे हाँ है ना।
तो बस यही है आपका परावर्तन का सिस्टम। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आता हूँ अब संधारित्र के समायोजन पर हम अध्ययन करते हैं। जब हम दो संधारित्र को हम किस प्रकार जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा, किस प्रकार से घटा मतलब कैसे एडजस्ट करेंगे, कब संधारित्र को हम बढ़ा सकते हैं, कब संधारित्र को हम घटा सकते हैं, ये सब बारीकी से हम लोग बात को अब समझते हैं। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। संयोजन हुई थी ना, संयोजन में तो संयोजन हमारा क्या होता है, होता है पहली बात तो श्रेणी होता है और दूसरा क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है ना, समांतर होता है। तो पहले श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं संधारित्र को। मान लीजिए यहाँ पर कोई संधारित्र है, हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी संधारित्र मान लीजिए C1 C2 यहाँ हो जाएगा C3। तो अगर हम यहाँ से जो आवेश होंगे श्रेणी क्रम में वो समान हो जाते हैं, Q और यहाँ पर Q। और यहाँ पर जो विभव है ना, श्रेणी क्रम में जो विभव जो होता है वो भी अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग। ये आपको कंसेप्ट को समझना होगा। ठीक है ना, क्या हो जाता है, अलग अलग। तो इसका मतलब वो अलग अलग उतना ही होंगे जितना हम विभव को जोड़ने पर हमारा जो विभव आएगा उसी को हम बराबर हो, यानी टोटल जो विभव है इन दोनों सब तीनों विभव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यानी बाबू लोग यहाँ पर ये बात तो पक्का हो गया कि V1 प्लस में हो जाएगा V2 प्लस में हो जाएगा V3 इक्वल टू में V। यानी ये श्रेणी क्रम में होने के नाते श्रेणी क्रम में विभव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये आपको बात याद होनी चाहिए। यानी विभव अलग अलग होंगे और जब हम जोड़ेंगे तो टोटल विभव के बराबर ही हो जाता है। तो अब हमको ये बात तो भी पता है कि संधारित्र C बराबर में होता है Q अपान में V होता है ना। V को यहाँ करिए, C को यहाँ करिए, तो V का मान निकालेंगे तो Q अपान में C बन जाएगा। अरे हाँ है ना, तो V अपान में C बन जाएगा। तो अब यहाँ का Q अपान में C बन जाएगा। तो हमको यहाँ का विभव ज्ञात करना पहले वाले संधारित्र का। तो जब हमको यहाँ का विभव ज्ञात करेंगे V1, जब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो V1 बराबर में हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए कि Q अपान में C1 क्या हो जानी चाहिए, Q अपान में C1। उसी प्रकार यहाँ पर जो हो जाएगा V2 अब इक्वल टू में Q अपान में C2। इसी प्रकार जो यहाँ पर हो जाएगा V3 इक्वल टू में Q अपान में C3। अरे हाँ है ना, बस ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को तैयार रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या समझाया, यहाँ पर संधारित्र अलग अलग हैं, आवेश समान हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जब आवेश की जो होता है ना, वो आपका धारा जो आवेश जो आवेश होता है, जो आवेश वो आपका समान हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना है। जिस प्रकार श्रेणी क्रम में धारा समान हो जाता है उसी प्रकार श्रेणी क्रम में यहाँ पर आवेश भी समान हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम सभी को जो मान है V3 V2 V1 जो ये मान है इस समीकरण में हम रख देंगे। तो हम समान श्रेणी क्रम का अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो जैसे हम अध्ययन रखेंगे तो यहाँ पर V इक्वल टू में क्या कहता है, V1 प्लस में V2 प्लस में V3। तो अगर हम टोटल का बात करें, टोटल का संधारित्र मतलब समायोजन कर रहे हैं ना, तो ये टोटल का विभव है। तो टोटल का संधारित्र को हम क्या बोलेंगे, जैसे हम टोटल का क्या बोल रहे थे, टोटल का V बराबर में क्या हो जाएगा, Q अपान में C हो जाएगा। अरे हाँ ना भाई, ये आपको तो पता है ना टोटल का, ये टोटल की बात हो रही है, अलग अलग की बात हो रही है। तो अलग अलग वाले को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपको पहली बात तो पता नहीं चाहिए कि Q अपान में यहाँ पर हो जाएगा C। तो यहाँ हो जाएगा आपका Q अपान में C1 प्लस Q अपान में C2 प्लस में Q अपान में C3। एक कंसेप्ट है। तो अब यहाँ से आप Q कॉमन ले लीजिए। जब Q कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपान में C बचेगा इक्वल टू। तो फिर वहाँ पर भी आप Q कॉमन ले लीजिए, है ना। यहाँ पर भी आप Q को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 1 अपान में C1 प्लस में 1 अपान में C2 प्लस में 1 अपान में C3 रख देंगे। तो Q से Q कैंसिल कर देंगे। अब आपका जो रिजल्टेंट है 1 अपान में C1 प्लस में 1 अपान में C2 प्लस में 1 अपान में C3, यही आपका यहाँ पर रिजल्टेंट है। अगर आपको दो संधारित्र को जोड़ा रहा, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना रहे तो ये फार्मूला लगा करके आप उसको जोड़ सकते हैं। अब हम इसको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये कंसेप्ट आपको सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसी का यूज़ करूँगा बार बार, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये ऐसा यूज़ किया जा रहा है। तो मेरा ये मेन कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया, इसी संधारित्र पर आप इसके सवाल लगा सकते हैं। तो अब हम आते हैं, श्रेणी क्रम हो गया है, अब हम आते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के बारे में समझते हैं। तो अब हम आते हैं समांतर क्रम में। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर क्रम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई संधारित्र है, यहाँ पर भी कोई संधारित्र है, यहाँ पर भी कोई संधारित्र है, तो ऐसे करके हम एक साथ उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो विभव रहेगा उसको हम अलग से जोड़ देंगे। ये बैटरी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, VTH। तो अच्छा, तो इसको हम बोल देंगे C1, इसको बोल देंगे C2, इसको बोल देंगे C3, इनको जोड़ना है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आवेश भी अलग अलग हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो Q1 Q2 Q3,
अरे हाँ ना, क्योंकि ये धारा जैसा होता है सर, देखिए ये समांतर क्रम पढ़ रहे हैं ना, तो समांतर क्रम में क्या क्या होता है, वोल्टेज भी अलग अलग हो, वोल्टेज समान होगा, सॉरी वोल्टेज समान होगा, और यहाँ पर जो आवेश जो है Q जो है अलग अलग होगा, यानी असमान होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये आवेश अलग अलग होगा तो हम इसी आवेश पर जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। तो आवेश असमान होगा तो हम आवेश को जोड़ देते हैं, तो फार्मूला क्या कहता है, C में Q अपान में V। तो यहाँ से Q का मान कैसे निकालेंगे, इसको आप यहाँ कर देंगे, तो V इंटू में C, ठीक है ना, V इंटू में C। तो यहाँ पर जो विभव क्या है, समान है, और इसके बाद C1 कितनी हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू ले पहला संधारित्र का क्या रिलेशन निकलेगा हमको, Q1 क्या निकलेगा, बराबर में C1V, इसका क्या हो जाएगा Q2 में C2V, क्योंकि विभव समान है, विभव क्या है, समान है, सब में भी ही भी रहेगा, ठीक है ना, सब में भी रहेगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर Q3 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C3V, अरे हाँ है ना। तो जब ये यहाँ टोटल आवेश कितना है, मान लीजिए हम Q मान लेते हैं, तो नियम क्या कहता है कि Q में Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q में 3, इन सबको जोड़ देंगे, तो क्या कहेगा C1V प्लस में C2V प्लस में C3 में V। आज ये टोटल है ना, इसको मान लेंगे आप C और टोटल में V, मतलब ये टोटल में कितना है, C संधारित्र टोटल इन टोटल के जोड़ने के बाद C, और फिर यहाँ पर जो आवेश है वहाँ पर ये V। तो यही तो हमारा VTS है, अर्थात यही तुम्हारा V है। तो यहाँ पर मान ले रखा है, घबराइएगा नहीं, ये टोटल का काम हो रहा है, ये आप इसको जो है देखेंगे समझ में आ जाएगा, कुछ भी नियम नहीं है, नियम में मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये C में यहाँ पर हो जाएगा आपका भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ये C1 प्लस में C2 प्लस में C3, तो यहाँ पर V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C में C1 प्लस में C2 प्लस में C3, यही हमारा रिजल्टेंट है, वही हमारा आंसर है। यानी एक बात तो पक्का हो गया कि समांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे ना, समांतर क्रम में जब संधारित्र को जोड़ेंगे ना, तो अधिक हो जाता है, एक बात अपने दिमाग में रख लेना। इसीलिए जब फैन उनका संधारित्र के बारे में समझेंगे, बहुत लोग ये समझते हैं कि संधारित्र जो कैपेसिटर जो होता है फैन में जो लगता है वो झटका देता है, वो ऐसा नहीं है, झटका नहीं देता है, मगर वो आवेश को जो धारा जो है वो बैलेंस रखने का काम करता है। जब आप ये बातें समझ रहे होंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा समझना, वो धाराओं को बैलेंस रखता है, धारा कभी कभी घटबड़ होता है, जैसे आप खेत में देखते हैं किसी को रोटर जो रोटर मतलब बराबर करता है खेत को, उसी प्रकार रोटावेटर में बराबर करता है, ये भी इसको बैलेंस देता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक यहाँ पर पट्टा है, ठीक है ना, एक यहाँ पर पट्टा है और यहाँ पर पट्टे चल रहे हैं, और ये उच्च खाल है, यहाँ पर उच्च खाल मिट्टी है जा रहा है। तो अगर हम ऊपर से कुछ ऐसा मशीन लगा दें, ऊपर से कुछ ऐसा मशीन लगा दें कि यहाँ पर अगर अधिक रहे तो ये ले ले, और कम रहे तो ये दे दे, ऐसे समझिए। अगर ये रोटर मान लीजिए चल रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे करके हमेशा आ रहा है ऐसे आगे की तरफ, तो अगर यहाँ पर कम है तो क्या करेगा, वो दे देगा, अगर यहाँ अधिक है तो इसको ले लेगा। तो यानी कि क्या करेगा, इसको आगे की तरफ क्या करेगा, बैलेंस बनाए रखने का काम करेगा। मतलब एक समान, यहाँ पर मान लीजिए घटबड़ है तो ये क्या करेगा, जो कम है तो दे देगा, अगर यहाँ अधिक है तो ले लेगा, यानी इसको बराबर बनाए रखने का काम करेगा। तो यानी ये इसका काम करेगा संधारित्र का या कंडक्टर का, जो ऊपर जो फैन में लगा रहता है वो बिजली को समान भेजता है। आप ही मुझे बताइए बिजली क्या करती है। एक बार में यहाँ पर साइकिल होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है, इतना में इतना फैन को झटका देगा, इतना फैन को झटका नहीं देगा, फिर इतना फैन को झटका देगा, फिर इतना फैन को झटका नहीं देगा। यानी अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यही सामान है, अगर हमको इसको धक्का मान लीजिए देना है, इसको हमें बार धक्का दूं तो फिर जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर हटा दूं, फिर जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर हटा दूं, फिर जाएगा, फिर रुक जाएगा। तो यानी वो फैन जो है एक बार झटका फिर बार रुकेगा, मतलब एक सामान नहीं चलेगा, मतलब जितना इसको फोर्स लगेगा फिर रुक जाएगा, फिर फोर्स लगेगा फिर मतलब इसलिए फैन अपना रोटेशन धीरे धीरे करता रह जाता है, वो बैलेंस नहीं बना पाता है। लेकिन हम कुछ ऐसा लगा दें कि इसको बराबर बल लगाए तो बराबर भागेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो यानी कंडक्टर लगाने से क्या करता है, कंडेंसर लगाने से क्या करता है, इसको बराबर फोर्स देगा, इसको बराबर ढकेलेगा, इसीलिए फैन बराबर ही रोटेशन करता है। तो ठीक है, तो हम लोग आते हैं, ये बातें आप समझ गए होंगे। तो ठीक है,
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम कल न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल जो पीछे कंसेप्ट का जितना भी है सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखते ही आपके लिए कितना मेहनत है यहाँ पर, तो आप ही देख पा ही रहे हैं। तो आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ।